नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी में। तो दोस्तों, आज से हम जिस श्रृंखला का प्रारंभ करने जा रहे हैं वह है कहानियाँ। और कहानियाँ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में संग्रहित कहानियों का मैं वाचन करूँगी। तो आज सबसे पहले जिस कहानी को मैंने उठाया है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी सलाम कहानी है। ठीक है, तो उसी को मैं आज पढ़ूंगी। तो शुरू करते हैं कहानी। शादी की रस्म पूरी होते होते रात के 2 बज गए थे। ज्यादातर बाराती सो चुके थे। गिने चुने लोग ही दूल्हे के साथ विवाह मंडप में मौजूद थे। कमल उपाध्याय अतिरिक्त उत्साह में हरीश के साथ हर जगह मौजूद था। घर परिवार के सदस्यों की तरह सारी व्यवस्था कमल उपाध्याय की देख रेख में संपन्न हो रही थी। हरीश और कमल के संबंध ही कुछ ऐसे थे। फेरों से लौटकर वे बरामदे में ऐसी जगह तलाशने लगे जहां थोड़ी देर पीठ टिकाकर पांव सीधे किए जा सके। छोटे से बरामदे में एक साथ इतने सारे लोग गुड़मुड़ होकर सोए थे। कहीं ऐसी जगह नहीं बची थी कि खुलकर लेटा जा सके। बारात ठहरने के लिए स्कूल का बरामदा ही मिल पाया था। प्रधान जी ने स्कूल खोल देने की हामी तो भर दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर हेडमास्टर कहीं रिश्तेदारी में चले गए थे। काफी भाग दौड़ के बाद भी चाबी नहीं मिली थी। आखिर हार कर बारात के बरामदे में ही ठहराना पड़ा था। स्कूल में जो हैंडपंप था, एक रात पहले किसी ने उसका हत्था और वाल्व भी खोल लिया था। पीने के पानी का और कोई इंतजाम वहाँ नहीं था। बड़ी मुश्किल से 2 मिट्टी के घड़े ही मिल पाए थे। रोशनी के नाम पर सिर्फ रोशनी के नाम पर सिर्फ अंधेरा ही था। सड़क के लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी बरामदे तक आकर अंधेरे में तब्दील हो गई थी। हरीश ने धुलेपन के भार को उतारकर दीवार के सहारे पीठ टिका दी, मतलब जो सहरा है उसको उतार दिया। कमल के लिए जगह बनाते हुए बोला, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो, थक गए होंगे। तुम्हें तो यहाँ काफी अटपटा लग रहा होगा, हरीश कहता है। फिर कमल ने मोजे और जूते सहजते हुए कहा, रात भर की तो बात है, किसी तरह गुजर जाएगी। गांव के बारे में सिर्फ पढ़ा था, देखा आज ही है। कमल कहता है, कैसा लग रहा है? हरीश कहता है, कैसा लग रहा है? कैसा क्या, हालत दयनीय है, कितना धैर्य है लोगों में। कमल ने गहरी सांस ली। बरामदे के किनारे पर 2 बुजुर्ग अभी तक जगे थे, रुक रुक कर बातचीत कर रहे थे। हरीश और कमल की वार्तालाप सुनकर उनकी ओर मुखातिब हुए। उनमें से एक बोले, बेटे हरीश, तुम्हारा ये दोस्त पहली बार गांव आया है क्या? हाँ ताऊ जी, उत्तर कमल ने दिया। कौन बिरादर हो? बुजुर्ग ने बात आगे बढ़ाई। ताऊ, क्या इतना काफी नहीं कि यह मेरा दोस्त है और मेरी बारात में शामिल है? हरीश ने नाराजगी व्यक्त की। बुजुर्ग किसी जमाने में अंग्रेज अफसर की सेवा टहल में थे। जब भी मौका मिलता दिखाने की कोशिश करते। मैंने कोई इंसलेट बात कही क्या जो बुरा मान गए? बुजुर्ग चुप हो गया। ताऊ जी, आपकी बात का बुरा क्या मानना, मैं ब्राह्मण हूँ। और कुछ पूछना हो तो पूछिए। कमल ने विनम्रता दिखाई और बुजुर्ग ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। सो जाओ कमल, सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं है। हरीश ने बात बदलने की कोशिश की। कमल सोने का प्रयास करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, हरीश सो गए क्या? सुबह क्या होगा? हरीश की आंखों में नींद भरी हुई थी। अलसाए स्वर में बोला, सुबह क्या मतलब? सुबह क्या होगा मतलब क्या होगा? हरीश, सुबह जल्दी उठने की आदत है। उपाध्याय कहता है कमल उपाध्याय कहता है कि हरीश, सुबह जल्दी उठने की आदत है मेरी। और देखिए, जो है ना, ये जो संवाद है इनको थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये संवाद ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर हमने कहानी को अच्छे से नहीं पढ़ा तो ये संवाद हमारा वहाँ सरदर्द बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको पहली बार में पहले बता दूंगी कि हाँ, ये संवाद इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है, तो हरीश को कहता है, कौन कहता है कि कमल उपाध्याय कहता है कि भाई साहब, मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत है। मैं चाहे देर रात 2 बजे सोऊं, नींद 5 बजे ही टूट जाती है। माँ सुबह 5 बजे से ही पूजा पाठ में लग जाती है। उनकी खटर पटर से मैं भी उठ जाता हूँ। बरसों से ऐसे ही चल रहा है। माँ सुबह सुबह चाय बनाकर मेरे हाथ में थमा देती है। तब तो ऐसी आदत पड़ गई है कि यदि 6 बजे तक, कितने बजे, 6 बजे तक चाय न मिले तो सिर भारी होने लगता है। कमल ने अपनी तकलीफ सुनाई। यहाँ सुबह सुबह 6 बजे चाय कहाँ मिलेगी? हरीश कहता है।
हरीश ने असमर्थता जताई। बुजुर्ग ने बीड़ी सुलगा ली थी जो अंधेरे में चमक पैदा कर रही थी। कमल से बोले, बाबूजी, गांव के बाहर एक दुकान तो है, आप सुबह जाकर देख लेना, शायद मिल जाए। आपने देखी है दुकान? कितनी दूर है? कमल ने उत्सुकता दिखाई। पास ही है, शाम को मैंने वहां से बीड़ी का मंडल खरीदा था और सामने जो गली है उससे सीधे चलते जाना, गली खत्म होते ही सड़क है, वहीं पर एक दुकान है, बुजुर्ग ने बताया। ठीक है, ये किसने बताया? बुजुर्ग ने बताया। सुबह उठते ही कमल चाय की तलाश में निकल पड़ा। गली लगभग सुनसान थी। इक्का दुक्का लोग अजीब सी बुक्कल मारे आ जा रहे थे। रात वाली चहल पहल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। खड़ंजे पर फिसलन थी। नालियों में बहते पानी से बसते बसते वह गली के मुहाने पर एक खुली और रेतीली जगह पर आ गया। सामने ही सड़क के बाहर एक छप्पर नुमा दुकान थी। कैसी दुकान थी? छप्पर नुमा दुकान थी, जिसमें एक किनारे पर भट्टी बनी थी। भट्टी के साथ ही एक चबूतरा भी था, जिस पर लकड़ी के खोखे में पान, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू की थैलियां रखी थी। साथ ही 2-3 बदरंग से डिब्बे रखे थे। भट्टी में सुलगते कोयलों से गहरा काला धुआं निकल रहा था, जिसका कसेलापन उसने अपने फेफड़ों में महसूस किया। दीवार पर किसी सीने तारीख आकार दनगन बदरंग कैलेंडर टंगा था, जो धूल और धुएं के हमलों से मटमैला हो गया था। भट्टी के पास ही एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी केंतली रखी थी, जिसका रंग शाह काला पड़ गया था। कुछ कांच के मटमैले गिलास, कम प्लेटें और शीशे के एक जार में कुछ बिस्कुट पड़े थे। भगोना बाहर से काला और भीतर से भूरा मटमैला दिखाई पड़ रहा था। आसपास मक्खियों के झुंड भिनभिना रहे थे। चबूतरे पर ही एक जर्जर सा बूढ़ा आदमी मेले चिकट कपड़े में उकड़ू बैठा बीड़ी पी रहा था। उसके हाथों पैरों की नसें उभरी हुई थी, जैसे किसी ने शरीर का मांस उतार कर त्वचा हड्डियों से चिपका दी हो। पास ही एक पुरानी सी बेंच पड़ी थी, जिसकी हालत उस बुढ़े आदमी से भी बदतर थी। कमल ने बेंच पर बैठने की कोशिश की। बेंच चरमराई। किसी तरह अपने आप को बेंच पर टिकाकर कमल ने बूढ़े से कहा, चाय मिलेगी? मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। बुढ़े ने बीड़ी का आखिरी कश खींचा। कमल दुकान में रखी हर चीज को उत्सुकता से देख रहा था। उसके जहन में माँ का ख्याल आ गया। यदि उस समय घर में होता तो माँ गर्मा गर्म चाय लेकर आती। चाय बनाते समय भी माँ कोई न कोई श्लोक दोहराती रहती। धुएं का झोंका कमल के मुंह और आंखों में भर गया। उसने जेब से रुमाल निकालकर नाक मुंह पर रखा। कड़वाहट उसके भीतर समा गई थी। कितनी देर लग जाएगी चाय में? वो पूछता है। कमल ने जिज्ञासा की। बस अभी हो जाएगी, भट्टी सुलग रही है, बैठो आप, चाय वाले ने आश्वस्त किया। चाय वाला लोहे के सरिये से भट्टी में कोयले संवारने लगा। नहीं दिख रहे हो बाबूजी, कहाँ से आए हो? चाय वाले ने बात शुरू की। देखिए कौन कहता है? चाय वाले पूछता है। देहरादून से। और कमल उपाध्याय कहाँ का रहने वाला है? देहरादून से रहने वाला है। और वो क्यों आता है गांव में? क्योंकि उसके दोस्त हरीश की विवाह था। ठीक है। कमल ने सहजता से कहा। उसका ध्यान सुलगती भट्टी पर टिका था। किसका? उस व्यक्ति का। देहरादून का नाम सुनकर चाय वाला चौंका। देहरादून से तो कल एक बारात भी आई है, चाय वाले ने प्रश्न की तरह कहा। हाँ, मैं उसी बारात में आया हूँ। यह बारात तो चूहड़ों के घर आई है। चाय वाले की जिज्ञासा गोली में बदल चुकी थी। अच्छा, तो क्या हुआ? कमल ने सवाल किया। चाय वाला एकदम चुप हो गया। उसकी चुप्पी ने कमल के संशय में डाल दिया था। चाय वाले के हाव भाव बदल गए थे। वह भट्टी के पास से हटकर इधर उधर के काम करने लगा था। कभी इस डिब्बे को उठाकर उधर रख रहा था, कभी मटके से पानी निकालकर कनस्तर में भर रहा था। भट्टी सुलगकर लाल लाल अंगारों में बदल गई थी। अंगारों से लपटें उठ रही थी, लेकिन चाय बनाने के कोई आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। कमल का गला खुश्क होने लगा था। भट्टी तो धधक गई है, एक कप चाय बना दीजिए, कमल ने शालीनता से कहा। चाय वाला अनसुना करके अपने काम में लगा हुआ था। कमल का धैर्य टूटने लगा।
भाई चाय बना दो। चाय वाले ने वहीं से जवाब दिया, तुझे यहाँ चाय ना मिलेगी। वो जो चाय वाला व्यक्ति है, जो बूढ़ा आदमी है, वो कहता है चाय नहीं मिलेगी। चाय वाले की आवाज में रूखापन था, जिसे महसूस करते हुए कमल ने तीखीपन से पूछा, लेकिन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था चाय मिलेगी। कमल उपाध्याय कहता, कहा था, अब एक क्या है, कहा था और इब कह रहा हूँ नहीं मिलेगी। इब मतलब अब कह रहा हूँ। ये राजस्थानी कुछ लैंग्वेज इसमें शामिल है, ठीक है। चाय वाले ने कठोरता से कहा, और ये भी बात कठोरता से बोली है उसने। कमल चाय वाले के व्यवहार से चकित था, फिर भी नम्रता से बोला, लेकिन भाई साहब हुआ क्या? क्या मैं पैसे नहीं दूंगा? चाय वाला उसके ठीक सामने तनकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ कुल्ले पर टिकाकर सीना चौड़ा करते हुए बोला, यो पैसे शहर में जाके दिखाना। 2 पैसे हो गए जेब में तो सारी दुनिया का सिर पर उठाए घूमे। ये शहर नहीं गांव है, यहाँ चूड़ों चमारों को मेरी दुकान में चाय तो ना मिलेगी, ना मिलती, कहीं और जाके पियो। देखो भाई साहब, ऐसा भी जमाना था कभी। कमल की नसें फड़फड़ाने लगी। उसने चाय वाले को आग्नेय नेत्रों से छुरा, आवाज में शक्ति भरकर बोला, चूड़ों चमारों को नहीं मिलती तो किसे मिलती है? कौन कहता है? कमल उपाध्याय। चाय वाला उसकी बात अनसुनी करके फिर अपने काम में लग गया था। कमल को वह असभ्य वनमानुस दिखाई पड़ रहा था। उसने साहस करके पूछा, तुम्हारी क्या जात है? चाय वाले भभक पड़ा, मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? इस इब चूड़े चमार भी जात पूछने लगे। कलयुग आ गया है, कलयुग। देखो कलयुग होता है ना, अब देखो राजस्थानी में क्या है, कलयुग आ गया है। कलयुग, जुग बोलते हैं, कलयुग नहीं बोलते, कलयुग, ठीक है। हाँ, कलयुग आ गया है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अपनी जात नहीं बताना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब तो जानते होंगे, या समझाऊं? उपाध्याय यानी ब्राह्मण। कमल ने आंख तरेर कर कहा, चूड़ों की बारात में ब्राह्मण? चाय वाला कर्कशता के साथ फंसा, शहर में चूतिया बनाना, मैं तो आदमी को देख तो ही पहचान लूं किस जात का है। चाय वाले ने सख्ती बिगाड़ी। देखो क्या है कि वो कहता है कि शहर में जाकर मतलब व्यक्तियों को क्या है वो बनाना, मैं तो आदमी को देख तो ही पहचान लूं, मतलब मैं तो आदमी को देखते ही पहचान जाता हूँ, ठीक, वो किस जात का है। और क्या कहते हैं कि उनका वार्तालाप सुनकर राह चलते लोग ठिठक कर मजा लेने लगे। ये तो भाई साहब गाँव की एक मुख्य विशेषताओं में शामिल है कि 2 लोग थोड़ा सा ही जोर का बोले तो मंडली की मंडली इकट्ठी हो जाए। सुबह सुबह का वक्त था, देखते ही देखते लोग जमा हो गए। लोगों को देखकर चाय वाले की बुढ़ी हड्डियों में जोश आ गया, आवाज को तेवर चढ़ने लगा। आवाज का तेवर है चढ़ने लगा। अब देखो कौन आता है, बल्लू रांगड़ का रामपाल भी भीड़ देखकर ठिठक गया। अब देखो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बल्लू रांगड़ का रामपाल मतलब बल्लू रांगड़ उसका पिता है और उसका लड़का क्या नाम है? रामपाल। भीड़ को देखकर वो भी रुक गया, मतलब वो भी रुक गया। बाजरा क्या है जानने के लिए चाय की दुकान की ओर बड़ा बूढ़ा चाय वाला किसी शहरी को फटकार रहा था। रामपाल ने छूटते ही पूछा, चच्चा कौन है यो? रामपाल को देखते ही चाय वाला और विफर पड़ा, चूहड़ा है, खुद को बामण बतावे, जुम्मन चूहड़े का बराती है। वो किसका बराती है? जुम्मन चूहड़े का बराती है, ठीक है। अब तुम लोग ही फैसला करो, जो यो बामन है तो चूड़ों की बारात में क्यों क्या पीने आया है? मूत पीने आया है, इसलिए मतलब लिखा यहाँ पे बहुत गंदा सा वर्ड है। जात छिपा के चाय मांग रहा है, जात छिपा के चाय मांग रहा है। मैंने तो साफ कह दिया, बुद्धू की दुकान पे तो मिलेगी ना चाय चूड़ों चमारों को। बुद्धू क्या उसका नाम होगा शायद, कहीं और ढूंढ ले जाके। चाय वाले ने आसपास खड़े लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश की। दुबला पतला सा रामपाल सीखिया पहलवान था, गाल चिपके हुए, हड्डियां उभरी हुई, बारीक मूंछें, तेल से चिकट बाल, कुल मिलाकर ऐसा हुलिया जिसे देखकर यह अंदाज बिल्कुल नहीं हो सकता कि इस 1.5 हड्डी के आदमी का गांव भर में दबदबा है। रामपाल को देखते ही खुसर पुसर एकदम शांत हो गई। कमल भी स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा महसूस करने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों पर नजर डाली। उसने उनके बात का विरोध करने के लिए मुंह खोला। भाइयों, बात पूरी होने से पहले ही रामपाल ने उसे डांटा
ओ शहरी जनखे, हम तेरे भाई हैं साले, जवान सिभाल के बोल। यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा भाई मुझे तो अटपटा लगता है, ये अश्लील सा है, आप देख लेना। चलो आप कहानी पढ़ो तो आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ सकती। जाके दुश्मन चूहड़े से रिश्ता बना, इतनी जोरदार लौंडिया लेके जा रहे हैं शहर वाले, जुम्मन के तो सींग लिकड़ आए हैं, मतलब सींग निकल आए हैं, लिकड़ आए हैं, तो इसमें लिखा है कि लिकड़ आए हैं, इसलिए निकल आए हैं। अरे लौंडिया को किसी गांव में ब्याह देता तो मारे जैसे का भी कुछ भला हो जाता, मारे मतलब हमारे जैसा। एक तीखी हंसी का फवारा छूटा, आसपास खड़े लोगों ने उसकी हंसी में अपनी हंसी मिला ली। कमल को लगा जैसे अपमान का घना बियावान जंगल उगाया है, उसका रोम रोम कांपने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों में निगाहें डाली, हिंसक शिकारी तेज नाखूनों से उसे पर हमला करने को तैयार थे। इसको हिंसक शिकारी तेज नाखूनों से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उसने पहली बार अखबारों में छपी उन खबरों की शिद्दत से महसूस किया जिस पर विश्वास नहीं कर पाता था वह। फला जगह दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला, फला जगह आग में भून दिया गया, घरों में आग लगा दी गई। जब जब भी हरीश इस तरह का समाचार कमल को सुनाता, वह एक ही तर्क दोहरा देता, हरीश अपने मन से हीन भावना निकालो। मतलब ऐसे वो कहता, हरीश कहता कि हाँ इस प्रकार से है, हमारे समाज को इस प्रकार से रखा जाता है, जैसे कि इसमें पहले भी बताया है ना कि स्कूल मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट की कि हमें एक स्कूल का कमरा दे दो कि हम वहाँ पर बारात को ठहरा सके। तो क्या हुआ, एक दिन पहले कौन गायब हो गया, हेडमास्टर ही गायब चाबी लेकर। और फिर क्या हुआ, एक रात उसी रात में मतलब कोई जो है वो नल का होता है उसका वो क्या है जो उसे चलाने का औजार होता है, वो मूल औजार ही ले गया। ठीक है, मतलब वहाँ पे ना तो उन्हें रहने के लिए जगह मिली, ना वहाँ के पानी पीने की मिली जगह। ठीक है, वो बरामदे में ठहरे। ठीक है, वो हरीश को पता है, लेकिन जो कमल उपाध्याय है उसके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। तो वो कहता है कि भाई साहब अपनी सोच को बदलो, लोग बहुत बदल चुके हैं, आप भी बदलो, आपके अंदर ये हीन भावना इसे मतलब खत्म करो। ठीक है, तो अब उसे फील हो रहा है, ठीक है, कि हाँ सचमुच ऐसा होता है। ठीक है, तो इससे पहले वो कहता है, हरीश कहता था कि हमारे वहाँ पर ऐसे लोगों को जलाकर मार दिया जाता है, दलितों को आग लगा दी जाती है, एक कोई युवक होता है तो उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है। ठीक है, तो अब उसे एहसास हो रहा है कि हाँ भाई सचमुच एक चाय के लिए कितना ज़्यादा बात का बतंगड़ बन गया है। ठीक है, अब उसे याद आ रहा है, उसे रियलाइज हो रहा है, उसने अब अनुभव किया है, क्योंकि पर पीड़ा कोई नहीं समझ सकता, स्वयं की पीड़ा ही समझी जा सकती है। तब उसे खुद को पीड़ा हुई, तब वो कमल उपाध्याय हरीश की पीड़ा को समझ रहा है यहाँ पर। अब देखिए क्या कहता है, पढ़ लिख कर ऊपर उठो। देखिए क्या कहता है कि हरीश अपने मन से हीन भावना निकालो, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है और तुम लोग कहीं तुम वहीं के वहीं हो। उगते सूरज की रोशनी को देखो, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। पढ़ लिख कर ऊपर उठोगे तो सब कुछ अपने आप मिट जाएगा। लेकिन इस वक्त कमल के सामने हरीश का एक एक शब्द सच बनकर खड़ा था, सच साबित हो रहा था। कमल ने फिर से साहस बटोरा और विरोध किया, क्या यही गांव का अतिथि सत्कार है? आप लोग अपने गांव की लड़की के लिए ऐसी बातें कर रहे हो, क्या वह इस गांव की बेटी नहीं है? अब कमल आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही रामपाल ने अपने वजूद से ज्यादा सख्ती से चीख कर बोला, जा चुपचाप चला जा, वरना एक भी जिंदा वापस ना जा सकेगा, ना वो लौंडिया ही जा पाएगी। कमल को धक्का देकर छप्परनुमा दुकान से बाहर कर दिया रामपाल ने। कमल कोई बावेला अच्छा बवाल है, यहाँ पे इसमें मात्रात्मक प्रयोग किया है कि कमल कोई बवाल खड़ा करना नहीं चाहता था। सीने में उठ रहे ज्वार को उसने शांत रखा। उसे हरीश का ख्याल आ गया, वक्त की नजाकत भांप कर चुप रह गया। और क्या है, वक्त की नजाकत भांप कर चुप रह जाना ही ठीक लगा। सड़क से उतरकर वह रेतीले रास्ते पर आ गया। उसकी रग रग में अंगारे दहक रहे थे। लड़कों का झुंड उसके पीछे लग गया था। वे कमल को चिढ़ाने का प्रयास करने लगे। चूहड़ा चूहड़ा चूहड़ा, वे जोर से चिल्ला रहे थे। प्रत्येक शब्द नस्तर की तरह उसके जिस्म को चीर कर लहूलुहान कर रहे थे। कमल सड़कों से बचकर गली की ओर
लपका। तेज कदमों से लगभग तोड़ते हुए वह जनवासी में पहुंचा, जनवासी जहाँ पर जलसा हो रहा। उसकी सांस फूल गई थी, मूड बेरी तरह टुकड़ा हुआ था, मूड बुरी तरह उखड़ा हुआ था। जिस्म पर अभी तक हजारों चींटियां रेंग रही थी, पोर पोर गरम दहकते लावे सा जल रहा था। उसे देखते ही हरीश ने पूछा, क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है? कुछ नहीं, ठीक हूँ। कमल ने गहरी सांस ली। कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, चाय का इंतजाम कराया है, बस तुम्हारा इंतजार था, हरीश ने कहा। कमल ने दीवार के सहारे टिक कर बैठ गया। कमल भाई चुपचाप बैठियो, क्योंकि वो बहुत कुछ सुन के आगे हो। चुपचाप, जैसे जैसे विचारों की सुनसान पगडंडियों पर अकेला विचरण कर रहा हो। उसे इस तरह खामोश देखकर हरीश ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर भारी है, कमल ने टालना चाहा। क्योंकि कमल भी समझदार था, वो कहेगा कि भाई इसको मैं सारी बात बताऊंगा, इसकी शादी है और बात का बतंगड़ बन जाए, ये समझदार व्यक्ति है भाई। उसके जहन में 15 वर्ष पुरानी घटना दस्तक देने लगी। देख, कितने वर्ष पुरानी? 15 वर्ष पुरानी, जिसकी स्मृति मात्र से ही उसके शरीर में एक लहर सी दौड़ गई। उस रोज कमल हरीश को पहली बार स्कूल से सीधा अपने घर ले गया था। पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने अपनी माँ से हरीश को मिलाया था। माँ ने दोनों को खाने के लिए कुछ दिया था। हरीश ने पहला कोर उठकर मुंह में रखा ही था कि कमल की माँ ने पूछा, बेटे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है, हरीश ने सहजता से उत्तर दिया। हरीश का जवाब सुनते ही कमल की माँ आग बुबुला हो गई। कमल के गाल पर एक झनाटेदार थप्पड़ पड़ा। पता नहीं कहाँ कहाँ से इन कंजड़ों को पकड़ कर ले आता है। खबरदार, जो आगे से किसी हरामी को दोबारा यहाँ लाया। कमल पर यह हमला अप्रत्याशित था। वह न रोया, न कोई प्रतिरोध ही कर सका था। सिर्फ फटी फटी आंखों से माँ के गुस्से से भरे चेहरे को देखता रह गया था। माँ ने हरीश को भी ढेर सी गालियां देकर भगा दिया। माँ की दुत्कार फटकार से हरीश बुरी तरह आहत हुआ। उसे पहली बार लगा था कमल और वह दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बीच कोई फासला है। उसे अपने पड़ोसी सुगना के शब्द याद आ रहे थे, बेटे बामन से दोस्ती रास नहीं आएगी। अब उसका किसका पड़ोसी है? सुगना। कमल उपाध्याय का पड़ोसी है सुगना। पूछा जा सकता है भाई, आरपीएस ये कुछ भी पूछ सकती है। बेटे बामन से दोस्ती रास नहीं आएगी। अब ये पूछा जा सकता है कि ये संवाद किस पात्र का है? ऑप्शन में आ जाएगा राम क्या नाम था उसका, रामपाल का था, या फिर वो दुकानदार का था, या फिर जुम्मन का था, ठीक है, बुड्ढों का था, अब तो सुगना का था, सुगना, ठीक है, ओके। बेटे बामन से दोस्ती रास नहीं आएगी, लेकिन हरीश ने सुगना की बात को कभी अहमियत नहीं दी थी। कमल उसके लिए अपना एकदम सगा, बल्कि अपनों से कहीं ज्यादा। इस घटना ने हरीश के मन पर कई खरोंचे डाल दी थी। हरीश के जाने के बाद माँ लगातार बड़बड़ाती रही थी। सारा घर दोबारा धोया गया था, गंगाजल छिड़कर जमीन पवित्र की गई थी। कमल के बाल मन में भी एक दरार पैदा हो गई थी। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया था। ढेरों सवाल उसके मन को कचोट रहे थे। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी है हरीश में? दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था। रात में भी माँ ने बहुत समझाया था, ऊंच नीच बताई थी, फिर भी वह चुपचाप निर्विकार मुद्रा में बैठा था। माँ के सारे दाव उसे मानने में हार गए थे। माँ ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भाई साहब कमल उपाध्याय बिल्कुल नहीं माना। फिर कहती है, बेटे इनके संस्कार गलत हैं, ये छोटे लोग हैं, इनके साथ बैठने से बुरे विचार मन में पैदा होते हैं। और भी कई बातें माँ ने बताई थी, लेकिन कमल के अनुभव इन सब में भिन्न थे। माँ के तर्कों से जब वह उगने लगा तो आखिर उसने माँ से पूछ लिया, तुम कभी इनके घर गई हो, उनसे मिली हो? फिर कैसे जानती हो वे बुरे लोग हैं? माँ अवाक होकर कमल का चेहरा देखने लगी। कमल की आंखों में गुस्सा नहीं था, ऐसा कुछ था जो धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघल रहा था, जिसे वह पकड़ना चाहती थी पर उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। माँ ने हारकर एक समझौता कर लिया जिसकी जानकारी हरीश को कभी नहीं हुई। हरीश के खाने पीने के लिए कुछ बर्तन अलग रख दिए थे। तब से आज तक कमल एक ऐसी अंधेरी गली में चल रहा था जहाँ रोशनी का कोई
कतरा दिखाई नहीं दिया था। उसे हमेशा लगता है जैसे वह हरीश से विश्वासघात कर रहा है। कमल को ख्यालों में डूबा देखकर हरीश ने उसे टोका, कहाँ खोए हो, लो चाय पी लो, चाय पियो, ठीक है। एक देहाती लड़का चाय के 2 गिलास थामे खड़ा था। कमल ने एक गिलास उसके हाथ से ले लिया। चाय की चुस्की लेते हुए कमल का बिगड़ा हुआ मूड बदलने लगा। चाय पीने के बाद सिर दर्द से भी थोड़ी राहत महसूस की उसने। खाने में विशेष इंतजाम किया था। पास के कस्बे में नॉन और मीट बनने के लिए कारीगर बुलाया गया था। एक मोटा ताजा बकरा काटा गया था। पके हुए मीट और गरम मसालों की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। कुछ लोग सुबह से ही दारू पीने में बैठ गए थे। काफी हो हल्ला होने लगा था। बच्चों की चिल्लापो अलग थी। बड़े बूढ़े हुक्के की गुड़मुड़ में अपने जमाने को याद कर रहे थे। औरतों की व्यस्तता कुछ अलग थी। हरीश की सास ने ऐसा क्या ही शब्द का अनर्थ कर दिया मैंने। सांस है और कहाँ सास है। हरीश की सास ने पुराने कपड़ों पर एक नई ओढ़नी डाल दी थी। दूल्हे को साथ लेकर उसे सलाम पर जाना था। यही तो है वो शीर्ष सलाम एक रस्म है, ठीक है। हरीश के पिताजी कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कमल ने परेशानी का कारण जानना चाहा तो वे टाल गई। सुबह से ही कुछ चल रहा था जिसका थोड़ा आभास कमल को होने लगा था, लेकिन कोई भी उसके सामने खुलकर बात नहीं कर रहा था। हरीश के ससुर जुम्मन ऋषिकेश में सरकारी कर्मचारी थे। कहाँ थे? ऋषिकेश में थे। परिवार गांव में रहता था। पारंपरिक जीवन था। गांव के कई परिवारों में साफ सफाई से पारंपरिक जीवन था। मैं फिर से पढ़ती हूँ, मम्मी आ गई पास में तो दिमाग वहाँ चला गया। हरीश के ससुर जुम्मन था। हरीश का जो ससुर था वो जुम्मन था, ठीक है। कहाँ रहता था? ऋषिकेश में एक सरकारी कर्मचारी था। परिवार गांव में रहता था। पारंपरिक जीवन था। गांव के कई परिवारों में साफ सफाई का काम हरीश के सास करती थी। जुम्मन की बड़ी लड़की बाप के साथ ऋषिकेश में ही रहती थी। सरकारी मकान में आस पड़ोस की देखा देखी जुम्मन ने उसे भी स्कूल भेजा। देखते ही देखते उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। साथ ही उसमें सुगढ़ता भी आ गई थी। अच्छा परिवेश पाकर उसमें बदलाव आ गया था। गांव भर की लड़कियों से अलग दिखाई पड़ती थी। वैसे इस गांव की वह पहली लड़की थी जिसने हाई स्कूल पास किया था। जुम्मन की घरवाली जिन परिवारों में काम करती थी उसमें अधिकतर रांगड़ थे। जुम्मन की पत्नी कहाँ करती थी? रांगड़ जो परिवार है वहां पर काम करती थी। गांव देहाती के नियम कायदे के हिसाब से हरीश को सलाम के लिए विदाई से पहले रांगड़ों के दरवाजे पर जाना था। यह एक रस्म थी जिससे न जाने कितने सदियों से निभाया जा रहा था। हरीश के पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था। किसने? हरीश के पिताजी ने, कि हम सलाम पर अपने लड़के को नहीं भेजेंगे। रांगड़ परिवारों से कई बार बुलाया आ चुका था। बिरादरी के बड़े बूढ़े अपने अपने तर्क देकर ऊंच नीच समझा रहे थे। बाप दादों की रीत एक दिन में तो ना छोड़ी जावे। वे बड़े लोग सलाम पे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर जल में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो ठीक नहीं है। और इसी बहाने कपड़ा लत्ता बर्तन भांडे भी नेक दस्तूर में आ जाते हैं। अच्छा, जब वो सलाम पर जाते हैं तो जिसके भी घर वो सलाम पर जाते हैं, हमारे इधर तो ऐसी कोई रस्म नहीं है भाई, अच्छे हैं, सभी लोगों से मिल बांट के रहते हैं, ठीक है। और तो जिसके घर पर सलाम पर जाते हैं तो वो लोग क्या है, इन्हें बर्तन भांडे कपड़े लत्ते देते हैं, ठीक है। आगे है कि हरीश ने जब जब भी किसी दूल्हे या दुल्हन को इस तरह दरवाजे दरवाजे घूमते देखा तो उसे लगा था जैसे स्वाभिमान की चिंदी चिंदी करके बिखेरा जा रहा है। बाजे गाजे के साथ घूमना धुला निरीह जीव दिखाई पड़ता है। दामाद हो या नई नवेली दुल्हन, सलाम के लिए घर घर जाने क्या रिवाज है जो अपने नई पुरखों ने बनाया था, जिसे इस तरह छोड़ देना ठीक
इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं। गांव में रहना है, 10 जरूरतें हैं, जुम्मन ने जोर देकर कहा। अच्छा, हरीश ने तीखे शब्दों में कहा, आप चाहे जो समझे, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। कौन कहता है? हरीश कहता है। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि कि आप चाहे जो समझे, मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूँ। यह सलाम की रस्म बंद होनी चाहिए। बंद होने के लिए कौन कहता है? हरीश ही कहता है। कि आवाज सुनकर कमल हरीश की ओर बढ़ा सॉरी क्या ही पढ़ रही हूँ भाई साहब। आवाज सुनकर कमल हरीश की ओर बढ़ा। कमल को अपनी ओर आते देखकर हरीश चुप हो गया। हरीश का चेहरा तनाव से कसा हुआ था। क्या बात है हरीश, कुछ मुझे भी तो बताओ, कमल ने जिज्ञासा प्रकट की। प्रत्येक कार्यकलाप में कमल हरीश के साथ था, घर से लेकर यहाँ तक, लेकिन इस वक्त वह अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था। हरीश के पिताजी ने कमल के कंधों पर हाथ रखा। कुछ नहीं है बेटे, आप यहाँ बैठो। सामने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे मैंने आपके लिए एक चारपाई डलवा दी है। आराम करो, जाति बिरादरी की कुछ समस्याएं हैं, हम निपटा लेंगे। कमल को लगा जैसे वह सचमुच बाहरी व्यक्ति है। उसने कातर दृष्टि से हरीश की ओर देखा। हरीश ने आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए कहा। कमल जाकर चारपाई पर बैठ गया। दोपहर होते होते बात पूरे गांव में फैल गई। जुम्मन के जवाई ने सलाम पर आने से मना कर दिया। गांव के रांगड़ बल्लू रांगड़, और देख लो बल्लू रांगड़ किसका जिक्र हुआ है? बल्लू रांगड़ का। और बल्लू रांगड़ के बेटे का परिचय तो रामपाल था। उसका तो परिचय आपने पहले देख ही लिया कि किस प्रकार का खूंखार व्यक्ति था, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे जोहड़ के पानी में किसी ने कंकड़ फेंक दिया हो। अच्छा, गोल गोल लहरें घूमकर किनारे तक फैल गई और रांगड़ गुस्से में फनफनाए घूम रहे थे। बल्लू रांगड़ का सीखिया पहलवान रामपाल कमल उपाध्याय को चाय की दुकान से सीखिया पहलवान कमल उपाध्याय की चाय की दुकान से दकियाकर चौड़ा हुआ घूम रहा था। अपनी बहादुरी का किस्सा समूचे गांव को सुना चुका था। कैसे एक चोरे को उसने चाय की दुकान पर जात छिपाकर चाय पीते रंगे हाथ पकड़ लिया। बराती था इसलिए छोड़ दिया। यह हरकत किसी और ने की होती तो अभी तक अर्थी सज रही होती। लोग सुनते और मजा लेते, साथ ही अपनी ओर से कुछ जोड़ देते। दोपहर तक चर्चा पूरे गांव में फैल गई थी। बल्लू रांगड़ हालात देखकर कुछ जुम्मन के घर आया था। क्या है कि बल्लू रांगड़ हालात देखकर खुद जुम्मन के घर आया था। आते ही उसने जुम्मन और उसकी घरवाली को मेहमानों के सामने ही फटकार सुनाई। जुम्मन, तेरा जवाई इब तक सलाम पर क्यों नहीं आया? तेरी बेटी ब्याह है तो हमारा भी कुछ हक बनता है। जो नेक दस्तूर होता है वो भी निभाना ही पड़ेगा। हमारी बहू बेटियां घर में बैठी इंतजार कर रही है, उसे लेकर जल्दी आ जा। जुम्मन ने सिर पर लिपटा कपड़ा उतार कर बल्लू रांगड़ के पांव पर रख दिया। चौधरी जी, जो सजा दोगे भुगत लूंगा। बेटी को विदा हो जान दो। जमाई पढ़ा लिखा लड़का है, गांव देहाती की रीत न जाने। देखियो इतना ज्यादा बेबस क्या ही मिलता है भाई ऐसा करके। मतलब ये था कमाल है। आगे क्या कहते, तभी तो कहूँ जात को बच्चे को स्कूल ना भेजा करो। स्कूल जाके कौन सा उन्हें वालिस्टर बनना है। वालिस्टर वकील, बैरिस्टर होना शायद ना, बैरिस्टर कहने का प्रयास करेंगे, वालिस्टर बनना है। ऊपर से मैं राजस्थान से हूँ और जो ये बनना है ये हम नॉर्मल उच्चारण करते हैं, लेकिन इसे पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं। देखो कि स्कूल जाके कौन सा उन्हें बालिस्टर बननो है। ऊपर से इनके दिमाग चढ़ जाएंगे, यो न घर के रहेंगे न घाट के। गांव के नाक तो तूने पहली कटवा दी, जो लौंडिया को 10वीं पास करवा दी। क्या जरूरत थी लड़की को पढ़ाने की? गांव की हवा बिगाड़ रहा है तू। इब तेरा जवाई सलाम पे जाने से मना कर रहा है, उसे समझा दे सलाम के लिए जल्दी आवे। बल्लू ने फैसला सुनाया। जुम्मन ने गिड़गिड़ा कर रियाट भरे शब्दों में कहा, चौधरी जी मेरी लाज रख लो, मैं थारा गुलाम हूँ। मेरा तो जीना मरना सब कुछ थारी ही गेल है।
जो कहोगे करूँगा, बस करके बेटी को विदा हो जान दो, मैं थारे पाँव में ना कर दूँ। भाई राम, क्या दयनीय स्थिति है। बल्लू रांगड़ गुस्से में फनफनाता चल दिया। जाते जाते चेतावनी देकर बोला, इन शहर वालों को कह देना कब्बा कभी भी हंस ना बन सके है। मतलब कब्बा कभी मतलब कौवा और कौवी कभी हंस नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब ये कहने का प्रयास है कि तुम अगर नहीं आओगे तो तुम ये मत मान लेना कि तुम बहुत ऊंचे हो गए, तुम वही हो। ठीक है, कौवे 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 मतलब कौवा कभी हंस नहीं बन सकता, यहाँ पर वो कह के गया है। ठीक है, ये कौन कह के गया है? बल्लू रांगड़। बल्लू के जाते ही कमल ने हरीश से पूछा, कौन था यह? इस तरह डरा धमका क्यों रहा था? हरीश ने चुप रहने का इशारा किया। सभी भय से सहम गए थे। बल्लू रांगड़ जाते ही विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। जुम्मन ने जात बिरादरी की स्त्रियों को हिदायत दे दी थी कि टिक्के की रस्म जल्दी निपटाए, बिना हो हल्ले के रांगड़ कभी भी रोला कर सकते हैं, मतलब दंगा कर सकते हैं। ठीक है, दंगा कर सकते हैं। शादी की सारी चहल पहल शादी की सारी चहल पहल पल भर में सन्नाटे में सिमट कर बदल गई थी। इस सन्नाटे को शोर कमल उपाध्याय को बेचैन कर रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसने हरीश की ओर देखा। हरीश की आंखों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान के उगते सूरज की चमक दिखाई पड़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ गर्मजोशी से दबाया। आंखों में एक दूसरे को आश्वस्त किया। नीम के पेड़ पर हरी नरम पत्तियां हिल रही थी, मानो हौसला दे रही हो। जल्दी जल्दी बारात का खाना खिलाया गया। कमल और हरीश खाना खाकर नीम की छांव में पड़ी चारपाई पर बैठ गए थे। सामने दीवार की ओर मुंह करके एक 10-12 बरस का लड़का, कितने 10-12 बरस का लड़का था। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव थे। उसे ढूंढते ढूंढते एक बुढ़ा आंगन में घुसा। उसके हाथ में नान और मीट था। दीपू, ओ दीपू, क्या नाम था उस लड़के का? 10-12 साल का था। उसका नाम था दीपू। यो लौंडा भी बहुत दिक करे है, मतलब दिक मतलब क्या बोलते हैं, हट करता है। चोड़े के घर पैदा होके बामनों सी बोली बोले है। उसे दीवार के पास खड़ा देख उसने डांटा, तू यहाँ छुपा खड़ा है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ये ले रोटी खा ले, ले देख कितना अच्छा मीट बना है। बुड्ढे ने मनाने की कोशिश की। ना मैं नहीं खाता इसे। वो बच्चा कहता है, दीपू कहता है कि ना मैं नहीं खाता इसे, खाए मेरा मूत। लड़के ने ऐंठते हुए कहा। पर क्यों, क्या हुआ इसमें? बुड्ढे ने तलक्की से कहा। तलक्की तो क्या, मुसलमानों के हाथ की बनी रोटी मैं नहीं खाता। अच्छा, दीपू कहता है कि भाई साहब मुसलमानों की बनी हाथ की रोटी मैं नहीं खाता। लड़के ने दूर हटते हुए कहा, मुसलमान? कौन मुसलमान? वो जो गाड़ा वहां बैठा रोटी बना रहा है। लड़के ने रोटी बनाने वाले कारीगर की ओर इशारा किया। कारीगर की ओर है इशारा किया। हाँ, क्या है? वो तो हिंदू है, चलकर देख ले। बुड्ढा उसे खींच कर ले जाने लगा। लड़का घिसटते हुए बुड्ढे के पीछे पीछे जा रहा था। चीख चीख कर कह रहा था, नहीं वह मुसलमान है, मैं नहीं खाऊंगा उसके हाथ की बाणी बाणी रोटी, मतलब बड़ी रोटी मैं नहीं खाऊंगा। अबे उल्लू की दुम, एक बार चल के तो देख ले, फिर कहना, मतलब फिर कहना। बुड्ढा उसे घसीट कर भट्टी की ओर ले गया जहाँ नान बन रहे थे। लड़के के चीखने की आवाज लगातार आ रही थी, नहीं नहीं, मैं मुसलमान के हाथ की बड़ी रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। कमल और हरीश फटी फटी आंखों से उस लड़के को देख रहे थे। कुछ देर पहले जगा आत्मविश्वास लड़के की आवाज में दबने लगा था। कमल और हरीश दोनों खामोशी के अंधेरे जंगल में भटक गए थे। उन्हें एक दूसरे की ओर देखा और गहरी सांस ली। मतलब हर एक कोई, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ना कि अपने जो भारत है, यहाँ पर हर एक छोटी जाति अपनी से, हर जाति अपनी से छोटी जाति देख लेती है, ठीक है, ढूंढ लेती है। तो यहीं पर हमारी कहानी होती है समाप्त। ठीक है, आगे जो भी है आरपीएससी के जो संविदा भर्ती पाठ्यक्रम में शामिल जितनी भी कहानियां हैं, मैं सभी का वाचन करूंगी। और आपको और क्या पढ़ना है, जितनी भी यूनिट है, 2 पेपर है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, जो भी आपको पढ़ना हो, जो भी आपको मटेरियल चाहिए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं आपको
प्रोवाइड करवाऊंगी। इसी के साथ कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।